वेलकम बैक टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो। चलिए वीडियो के सेकेंड पार्ट को देखते हैं बच्चों। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, आई थिंक वी हैव डिस्कस 20 सेंटेंसेस एंड वी हैव टू मूव फर्दर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, शायद यहाँ तक इस पार्ट तक हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका था। आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट में। ठीक है, यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। चलिए देर न करते हुए अगला सेंटेंस डिस्कस करते हैं बच्चों। When he awoke, he asked where I am. When he awoke, awoke अपने आप में वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी सेंटेंस जा रहा है कहाँ? पास्ट में। पास्ट में जा रहा है बच्चों। ठीक है, ही asked तो उसने पूछा, where I am मैं कहाँ हूँ। उसने पूछा, रिपोर्टिंग वर्ब अपने आप में पास्ट में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आगे का सेंटेंस प्रेजेंट में कभी भी नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। इसे भी होना चाहिए था पास्ट में। ही आस्क्ड ही आस्क्ड उसने पूछा वेयर आई एम। आई अपने आप में कौन है? ही, यानी ये बदला ही और वाज। ही आस्क्ड वेयर ही वाज। इस सेंटेंस को और क्लैरिफाई करने के लिए मैं इसको डायरेक्ट वे में लिखता हूं। ही सेड वेयर एम आई। ही आस्क्ड वेयर एम आई। अब जरा इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर लेते हैं। ही अपने आप में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, रिपोर्टिंग वर्ब बदल गई आस्क्ड में। वेयर अपने आप में अब कंजंक्शन का काम करेगा। वेयर कंजंक्शन के बाद सेंटेंस हमारा बनता है एकदम असर्टिव, यानी ये आई सब्जेक्ट है, आई बन गया रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, ये हो गया ही और एम बन गया वाज। देखिए ये सेंटेंस, ये पार्ट रखा हुआ है, ही आस्क्ड वेयर ही वाज, तो इसको करेक्ट कर दिए क्या? ही वाज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 22nd सेंटेंस में आते हैं। इफ आई वॉज यू आई वुड नेवर डू दैट। ये सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस है। संभवतः ये सिंटैक्स और ये कुछ इस वीडियो के बाद शायद अगला वीडियो आपका कंडीशनल सेंटेंस ही हो सकता है, क्योंकि कंडीशनल की बहुत डिमांड आ रही है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैं एक दो वीडियो कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड डाल दूं, क्योंकि परीक्षा बहुत करीब है और कंडीशनल सेंटेंसेस लगभग हर वनडे एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या इवन बोर्ड एग्ज़ाम में भी, इरर या फिल इन द ब्लैंक्स में भी कंडीशनल सेंटेंस एक ज़रूर पूछ लेता है। ठीक है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि अगला पार्ट, अगला जो वीडियो आए वो कंडीशनल सेंटेंस का आए। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस सेंटेंस को समझने के पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ और बताना चाह रहा हूं। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहां 3 सेंटेंस लिख रहा हूं। आई हैव ए कार, आई हैव ए कार। दूसरा सेंटेंस मैं लिख रहा हूं आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर। तीसरा सेंटेंस मैं लिख रहा हूं आई कैच द ट्रेन। ठीक है, आई कैच द ट्रेन। ये 3 सेंटेंसेस मैंने लिखे। ध्यान रखिए तीनों में क्या अंतर है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। तीनों में अंतर ये है कि ये अपने आप में हैव मेन वर्ब है, इसमें बी की मेन वर्ब है, बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम कर रही है, इसमें हैव की फॉर्म काम कर रही है, और इसमें एक कोई भी डूइंग वर्ब काम कर रही है, कोई भी एक्शन वर्ब काम कर रही है, तीनों सेंटेंसेस में। ध्यान से देखिए, ये तीनों ही सेंटेंस अपने आप में हम एक फैक्ट मान लेते हैं। मानना क्या है? जो भी लिखा है उसे मानना पड़ेगा। देखिए मानना ही पड़ता है। अगर लिखा है राजू इज ए गुड बॉय, राजू इज ए गुड बॉय,
तो भैया मानना पड़ेगा कि राजू इज ए गुड बॉय। अगर आप उसमें अपने इमोशंस डालेंगे तो फिर आप इंग्लिश सीख नहीं पाएंगे। आप कह दे सर जी राजू तो मेरा पड़ोसी है, वो तो बड़ा शैतान है, आप तो लिख रहे हैं कि राजू इज ए गुड बॉय। बेटे मान लो, अगर लिखा है तो मान लो। आई हैव ए कार, ये एक फैक्ट है। आई एम अ टीचर, ये एक फैक्ट है। आई कैच द ट्रेन, भैया मैं ट्रेन पकड़ता हूँ, चलो फ्रीक्वेंट एक्शन मान करके इसको मान लेते हैं फैक्ट है ये, ठीक है, ये अपने आप में फैक्ट है। अब अगर ये फैक्ट है, अब मैं इस सेंटेंस में कुछ चीजें ऐड करना चाह रहा हूं, कुछ जोड़ना चाह रहा हूं। क्या मैं इसमें जोड़ना चाह रहा हूं? आई विश, आई विश, आई विश, आई विश आई हैव ए कार, आई विश आई एम ए टीचर, आई विश आई कैच द ट्रेन। मैं इनमें कुछ जोड़ना चाह रहा हूं, आई विश जोड़ दिया। अब जरा सेंटेंस को पढ़ के देखिए। आई विश आई हैव ए कार, मेरी इच्छा है मेरे पास एक कार है ना। अगर मेरे पास एक कार है ही तो फिर आई विश लिखना क्या है? फिर मैं इच्छा क्यों करूंगा जब वो पहले से ही कार है मेरे पास? यानी ये जो लिखा हुआ है, अब जो फैक्ट था वो अब मेरा मूड है, वो स्पीकर का मूड है कि मेरे पास एक कार हो, ना कि है। आई विश आई एम ए टीचर, मेरी इच्छा हो कि मैं एक टीचर हूं, एक टीचर बन जाऊं। इसका मतलब मैं पहले से टीचर नहीं हूं, इसलिए तो मैं इच्छा कर रहा हूं कि आई विश आई एम अ टीचर। आई विश आई कैच द ट्रेन, भाई मेरी इच्छा है कि मैं ट्रेन पकड़ूं, ट्रेन पकड़ लूं, ट्रेन पकड़ लेता। अब यहां पर ये विश के कारण ये वर्ब हमें ले जानी पड़ेगी, इनका वर्ब का मूड बनाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, मूड आपका भर नहीं बनता, वर्ब का भी बनता है, ठीक है। तो आई विश, अब अगर वर्ब के मूड की बात करें तो हमें इसे पास्ट सब्जंक्टिव मूड में लिखना पड़ेगा, पास्ट सब्जंक्टिव मूड में लिखना पड़ेगा, जिसके लिए हमें यहां पर इसे V2 में यानी हैड में लिखना पड़ेगा। इसे हमें बी की फॉर्म है इसलिए इसको वर में लिखना पड़ेगा, और इसको कैच है सेकेंड फॉर्म में कॉट लिखना पड़ेगा, यानी इन वर्ब्स की सेकेंड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। याद रखिएगा ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं है। इस सेंटेंस में ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, बल्कि पास्ट सब्जंक्टिव मूड है, पास्ट सब्जंक्टिव मूड है, क्योंकि ये रियल नहीं है। ये मेरी विश है, इच्छा है कि मैं ट्रेन पकड़ता, कि मैं टीचर होता, या फिर मेरे पास एक कार होती। बच्चों मूड का टॉपिक एक अलग टॉपिक ही है, लेकिन इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए चूंकि मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा उस रूट को भी जानें, ना कि आप नियमों को रटें। रटना होगा तो सारी किताबें हैं आपके पास, रट लीजिए, कितना रटेंगे आप, चीज़ों को समझ लीजिए। लॉजिकली एक बार समझ लेंगे तो आपको रटने के बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। इफ आई वॉज यू, यू वुड नेवर डू दैट। इफ आई वॉज यू, तो बच्चों अभी मैंने क्या कहा? इफ, यदि मैं तुम होता, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, यानी यहां इसको किस में जाना पड़ेगा? इसका मूड है, यानी तुम, मैं नहीं हूं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि यदि मैं तुम्हारी जगह होता या मैं तुम होता, यानी मैं तुम नहीं हूं, बल्कि ये मेरा मूड है कि मैं तुम होता। इसलिए अभी मैंने कहा अगर बी की वर्ब लगानी है तो वर यूज करना पड़ेगा, इसलिए यहां पर लिखना पड़ेगा इफ आई वर यू। एक कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। इफ आई वर यू, आई वुड नेवर डू दैट। अब ये सेंटेंस करेक्ट हुआ। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। द एरिया ऑफ दिल्ली इज बिगर देन आगरा।
द एरिया ऑफ दिल्ली, दिल्ली का आगरा, सॉरी दिल्ली का एरिया जो है वो किससे बड़ा है? आगरा से बड़ा है। बिगर कंपैरेटिव डिग्री है, सीडी है, सीडी के बाद देन आ गया, अपने आप में करेक्ट है। लेकिन क्या सेंटेंस यही कहना चाह रहा है कि दिल्ली का जो एरिया है वो आगरा से बड़ा है, या फिर वो कहना चाहता है कि दिल्ली का जो एरिया है वो आगरा के एरिया से बड़ा है? मेरे ख्याल से वो कहना चाह रहा है कंपैरिजन किसके किसके बीच हो रहा है। देखिए, कंपैरिजन हमेशा लाइकवाइज होनी चाहिए। कंपैरिजन हमेशा लाइकवाइज होना चाहिए। दिल्ली के एरिया की तुलना आगरा के एरिया से हो रही है, ना कि आगरा से हो रही है, इसलिए हमें लगाना पड़ेगा देन दैट ऑफ आगरा, आगरा के एरिया से। अगर यहां कहीं ये प्लूरल होता तो फिर हम देन दैट की बजाय क्या लगा देते? देन दोज ऑफ आगरा, देन दोज ऑफ आगरा। ठीक है, आप कहें तो मैं एक और एग्जांपल दे दूं, चलिए देख लीजिए। मैंने कहा द क्लाइमेट ऑफ नैनीताल इज colder than प्रयागराज। क्लाइमेट ऑफ नैनीताल इज कोल्डर देन प्रयागराज। अब देख लीजिए, बहुत ही स्पष्ट है। नैनीताल का जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो कोल्डर, ज्यादा ठंडी है देन प्रयागराज, प्रयागराज से ज्यादा ठंडी है। भाई प्रयागराज से ज्यादा ठंडी है जलवायु, या प्रयागराज की जलवायु से ज्यादा ठंडी है नैनीताल की जलवायु? मेरे ख्याल से नैनीताल की जलवायु और प्रयागराज की जलवायु के बीच कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए हमें लिखना चाहिए इसको द क्लाइमेट ऑफ नैनीताल इज कोल्डर देन दैट ऑफ प्रयागराज, देन दैट ऑफ प्रयागराज। ठीक है, अगर इसी बात को अगर मैं ऐसे लिख दूं, एक और सेंटेंस लेते हैं, चलिए यही लिख देते हैं, द स्ट्रीट्स ऑफ आगरा आर वाइडर देन बनारस। भाई आगरा की स्ट्रीट्स कर लिए, द स्ट्रीट्स ऑफ आगरा, आगरा की गलियां आर वाइडर देन बनारस, बनारस से ज्यादा चौड़ी हैं। भाई बनारस से ज्यादा चौड़ी है कि बनारस की गलियों से ज्यादा चौड़ी है? मेरे ख्याल से बनारस की गलियों से ज्यादा चौड़ी हैं, यानी आगरा की स्ट्रीट्स की तुलना बनारस की स्ट्रीट से की जा रही है, इसलिए हमें यहां लिखना पड़ेगा द स्ट्रीट्स ऑफ आगरा आर वाइडर देन दोज ऑफ बनारस, देन दोज ऑफ बनारस। ठीक है, अब ये सेंटेंस करेक्ट हुआ। तो उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी, कंपैरेटिव डिग्री का मामला था। अगला सेंटेंस देखते बच्चों, ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैन दैट हैज एवर लिव्ड। शायद ऐसा एक सेंटेंस हम इसके किसी वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन चलिए फिर से देख लेते हैं। इसको ऊपर करते हैं। ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैन दैट हैज एवर लिव्ड। ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैन, वो है वन ऑफ द बेस्ट मैन, है ना, ये सबसे अच्छे लोगों में से एक है। दैट हैज एवर लिव्ड, ये दैट जो है अपने आप में क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, जो इस क्लास को जोड़ रहा है। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला एंटीसीडेंट जो भी है क्या? मैन, उसके अनुसार आगे आने वाली वर्ब डिसाइड होती है। चूंकि मैन प्लूरल है इसलिए इसको होना चाहिए था हैव। ठीक है, इसलिए इसको होना चाहिए था हैव। ठीक है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले एंटीसीडेंट के अनुसार आगे वर्ब का निर्धारण होता है, वर्ब डिसाइड होगी एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग।
आगे बढ़ते हैं। दीज न्यूज हैव डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड। दीज न्यूज, बच्चों न्यूज अपने आप में सिंगुलर ही होती है, अपने आप में सिंगुलर ही होती है, इसको प्लूरल की तरह ट्रीट ना करें। अगर प्लूरल बनाना ही है तो दीज पीसेज ऑफ न्यूज कर लीजिए, पीसेज ऑफ न्यूज कर लीजिए, ठीक है। जैसे फर्नीचर, ठीक है, अपने आप में प्लूरल ही है, तो उसको इस तरह से न्यूज जो है सिंगुलर ही है, तो या तो आप इसको कह लीजिए दिस न्यूज, और अगर बहुत प्लूरल में लिखने का ही मन है आपका तो फिर दीज पीसेज ऑफ न्यूज, ठीक है। तो दिस न्यूज, तो जब अपने आप में ये सिंगुलर हो जाएगी तो आने वाली वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, आने वाली वह भी सिंगुलर हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो देखने में कुछ और होते हैं और उनका यूज सिंगुलर या प्लूरल यानी नंबर के अकॉर्डिंग गलत प्रयोग कर देते हैं हम, ठीक है। वो नाउन के चैप्टर का विषय है, आगे चल करके नाउन के टॉपिक में उसको डिस्कस करेंगे। इट इज आई हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। अब देखिए मेरे ख्याल से सेम एरर है, देखिए आगे ये एरर हमने डिस्कस किया था। इसी के अकॉर्डिंग आप जरा 26 सेंटेंस को देखने का प्रयास करिए और जरा बताएं कि इसमें क्या एरर है। इट इज आई हु, अपने आप में एक क्लॉज ये रही, मेन क्लॉज हो गई ये, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। हु अपने आप में क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन, जो दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है, दोनों क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है। और इसलिए हु का अपना कोई नंबर या जेंडर नहीं होता, बल्कि ये अपने एंटीसीडेंट के अनुसार ही डिसाइड होता है कि हु सिंगुलर है या प्लूरल, मैस्कुलिन है या फेमिनिन। यानी फिर से वही प्रॉब्लम, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो एंटीसीडेंट आया है उसके अकॉर्डिंग वर्ब को हम डिसाइड करेंगे, इसलिए इस इज को हटाइए और एंटीसीडेंट के अनुसार इसको एम में बदल दीजिए। यानी इट इज आई हु एम योर बेस्ट फ्रेंड। हो सकता है आपको सुनने में या बोलने में ऑड लगे, पर बात ऑड लगने की नहीं है, बात करेक्शन की है। चलिए, बीइंग ए कोल्ड नाइट आई स्टेड इन माई हाउस। बीइंग ए कोल्ड नाइट आई स्टेड इन माई हाउस, ठीक है। इस सेंटेंस को मैं जरा तोड़ने का प्रयास करता हूं। कल मैंने एक सेंटेंस में आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे जोड़ते हैं दो सेंटेंसेस को, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, है ना, और वही एरर यहां पर भी है, देख लीजिए। आई स्टेड इन माई हाउस, भाई स्टे ये जो वर्ब है इसका अपना सब्जेक्ट कौन है, आई। क्या बीइंग का भी सब्जेक्ट आई है? आई बीइंग ए कोल्ड नाइट, भैया मैं क्या रात था, ठंडी रात मैं था ना, ऐसा नहीं है। इस सेंटेंस को मैं तोड़ रहा हूं। इट वाज अ कोल्ड नाइट, इट वाज अ कोल्ड नाइट आई स्टेड इन माई हाउस। इस सेंटेंस को मैंने तोड़ा और तोड़ करके दो सेंटेंसेस हमारे निकले, क्या, इट वाज ए कोल्ड नाइट आई स्टेड इन माई हाउस, ठीक है। अब मैं जब दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग हो तो मैं प्रयोग करता हूं किसका, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वो स्वतंत्र करता है फ्री, जो वाक्य का हिस्सा तो है लेकिन वाक्य में स्वतंत्र है। भाई मेरा चूल्हा अलग जलेगा, मैं परिवार का सदस्य तो हूं लेकिन मेरा अपना सिस्टम अलग ही होगा। यानी जब दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हो तो आप पार्टिसिपल के पहले उसके सब्जेक्ट को रख दीजिए, यानी इट, ठीक है। अगर दोनों का सब्जेक्ट एक होता तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी की फॉर्म से चालू करते। तो वाज है इट बीइंग ए कोल्ड नाइट, इट बीइंग ए कोल्ड नाइट आई स्टेड। तो यहां इसका अपना सब्जेक्ट चाहिए था जिसको आप लिखिए इट बीइंग ए कोल्ड नाइट कॉमा आई स्टेड इन माई हाउस, ठीक है।
क्योंकि बीइंग ए कोल्ड नाइट उसका भी तो अपना सब्जेक्ट होना चाहिए। उसका अपना सब्जेक्ट कौन है? आई तो है नहीं, आई तो ठंडी रात हो नहीं सकता है ना। तो इट वाज ए कोल्ड नाइट आप ऐसे ही तो बोलते हैं, पास्ट की बात है, स्टेट चूंकि ये पास्ट में जा रहा है तो इट बीइंग ए कोल्ड नाइट। अगला, ही इज एन यूरोपियन बाई बर्थ। एन यूरोपियन, एन यूरोपियन, एन यूरोपियन, यूरोपियन, मेरे ख्याल से हिंदी इसकी ऐसी लिखी जाती है यूरो, या इसका प्रोनाउंसिएशन या से है। ये बेशक वाउल साउंड तो नहीं आ रही है, ठीक है, ये ई भले लिखा हुआ है, लिखा जरूर है ई, वाउल लिखा हुआ है, लेकिन इसकी साउंड क्या है? या से है, ना कि ए या आ से है, इसलिए ये क्या हो गया? ए हो गया। हिंदी के स्वरों से, जब इंग्लिश का वर्ड हिंदी के स्वरों से स्टार्ट होता है, आ से आह तक का कोई प्रोनाउंसिएशन होता है तो ए बदल जाता है एन में, ठीक है। यहाँ फिलहाल ए से आ से आह तक कोई उच्चारण नहीं, याद रखिएगा। इसीलिए हिंदी और संस्कृत को सबसे ज़्यादा फोनेटिक लैंग्वेज कहा जाता है। इंग्लिश में वो बात नहीं है, आप लिखते कुछ हैं और बोलते कुछ हैं, ठीक है। इंग्लिश इज़ नॉट फोनेटिकली वेरी रिलायबल लैंग्वेज, ठीक है। इसीलिए लोग कहते थे इंग्लिश इज ए फनी लैंग्वेज। चलिए आगे देखते हैं। दिस बुक कंप्राइजेस ऑफ 100 पेजेस। शायद कल भी ऐसा कोई सेंटेंस आया था और उसको हमने डिस्कस किया था। चलिए देख लेते हैं कंप्राइज, ठीक है। कंप्राइज का अपना मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ, याद रखिएगा। ये कंप्राइज शब्द अपने आप में ही कंसिस्ट ऑफ की मीनिंग कन्वे करता है, इसलिए इसके बाद कोई प्रपोजिशन की जरूरत नहीं है, कोई प्रपोजिशन नहीं लगेगा। ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जो अपने बाद कोई प्रपोजिशन नहीं लगते और उनके बाद प्रपोजिशन लगा करके एरर पूछ लेता है, तो ऐसे वर्ड से सावधान रहिए। कुछ ऐसे वर्ड्स मैं फिर आपको बता रहा हूं, जैसे अटैक, है ना। अक्सर गलती कर देते हैं, अटैक ऑन, अटैक एट, ऐसा कर देते हैं, लेकिन कुछ नहीं। अटैक्स समबडी, किसी पर अटैक करना, ही अटैक्ड मी, उसने मुझ पर अटैक कर दिया। मैरी, मैरी है बच्चों, मैरी समबडी, किसी से शादी करना। सी मैरीड अ डॉक्टर, सी मैरीड अ डॉक्टर। अब यहाँ थोड़ा सा एक और एरर आती है, चलिए बात निकली है तो बता ही देता हूँ। सी मैरीड ए डॉक्टर, उसने शादी किया एक डॉक्टर से, लेकिन अगर मैं लिख दूँ शी इज मैरिड, तो फिर यहाँ आ जाएगा टू अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर को विवाहित है। इज अपने आप में लिंक वर्ब हो गई, आने वाला जो भी हुआ वो कॉम्प्लीमेंट हुआ, यहाँ पर मैरिड याद रखिएगा वर्ब नहीं है, एज ए कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रही है, ठीक है। तो इसलिए इसके बाद आ जाएगा प्रपोजिशन टू, किसको विवाहित है? एक डॉक्टर को विवाहित है। लेकिन सी, उसने मैरिड शादी किया, किससे शादी किया? ए डॉक्टर से शादी किया, ठीक है। मैरी हो गई। इसी तरह बच्चों ऑर्डर समबडी, ही ऑर्डर्ड मी, उसने मुझे ऑर्डर किया। क्या ऑर्डर किया? ही ऑर्डर्ड 3 कप ऑफ टीज, उसने 3 कप चाय ऑर्डर किया। ही ऑर्डर्ड ए कप ऑफ टी, क्या ऑर्डर किया? कभी कभी लिख देते हैं समथिंग, कोई चीज ऑर्डर किया। ही ऑर्डर्ड अ बुक, एक बुक ऑर्डर किया उसने। रिसेंबल का मतलब ही होता है रिसेंबल समबडी या समथिंग, भाई किसी की तरह मिलना, किसी की तरह शक्ल होना। रिसेंबल का मतलब के समान होना, ठीक है। टू लुक लाइक, के समान दिखना। ही रिसेंबल्स हिज फादर, वो अपने पिता की तरह दिखा है। या आप कह देते हैं ना अक्सर कि वो अपने पिता पर गया है, वो अपनी माँ पर गया है। ही रिसेंबल्स हिज फादर, ठीक है। अप्रोच, ठीक है बच्चों, अप्रोच समथिंग, ठीक है। समथिंग का मतलब किसी प्लेस। ही अप्रोच्ड द शॉप, वो दुकान के पास अप्रोच किया, उसने पहुंचा, है ना। इन्वेस्टिगेट, ऊपर लिखता हूं इन्वेस्टिगेट का मतलब ही होता है, इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या होता है? इंक्वायर इनटू,
यानी ये अपने बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लेगा, ठीक है। इसी तरह बच्चों रीच, रीच कहाँ पहुंचा, रीच ए प्लेस, किसी स्थान को पहुंचा, अपने बीच में कोई प्रीपोजिशन यहाँ पर नहीं लेगा, ठीक है। एक्सप्लेन, ही एक्सप्लेन्ड द पोएम, एक्सप्लेन्ड समथिंग, किसी चीज को एक्सप्लेन किया, ही एक्सप्लेन्ड समथिंग, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो अपने बाद प्रपोजिशन नहीं लेते, लेकिन इनके बाद प्रपोजिशन लगा करके एरर दे देता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सवाल पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन बेसिक्स उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सेम ही होते हैं। वो चाहे स्पॉटिंग एरर हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की तरह हो, या करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस हो, किसी भी तरह से सवाल किसी भी तरीके से घुमाया जा सकता है, बशर्ते उसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कालिदास वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत, क्लीन कर देता हूं मैं, बस हमारे इतने ही सवाल हैं। कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स, बच्चों मैं कहता हूं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। चलो अगर मैं यहाँ अभी थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए इसको हटा दूं, मैंने लिखा वन ऑफ द पोएट, वन ऑफ द पोएट, वन एक, ऑफ में से, किससे, पोएट, पोएट क्या है अपने आप, सिंगुलर, वन क्या है, सिंगुलर। भैया सिंगुलर में से सिंगुलर, सिंगुलर में से सिंगुलर, मतलब मैं कह दूं तुम अपनी एक किताब में एक किताब मुझे दे दो ना, भाई ऐसा नहीं होगा। में से, कितने में से, तो ये जो भी होंगे वो प्लूरल होंगे, तुम अपनी किताबों में से मुझे एक किताब दे दो। यानी वन ऑफ द के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आए उसे होना चाहिए किसको, प्लूरल में होना चाहिए, इसलिए इसको करेक्ट करना पड़ेगा। कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ संस्कृत। ओके, अगला सवाल बच्चों, अभी मैंने बताया था सी रेसेंबल्स, ये देखिए रेसेंबल अपने बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता, ठीक है। रेसेंबल के बाद कोई प्रीपोजिशन लाने की जरूरत नहीं है। सी रेसेंबल्स हर ब्रदर, वो अपने भाई से मिलती है, उसकी शक्ल अपने भाई से मिलती है, ठीक है। अगला सवाल बच्चों, नेक्स्ट एंड द लास्ट, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। बच्चों कैटल शब्द अपने आप में प्लूरल होता है, कैटल मवेशी, कैटल शब्द अपने आप में ही प्लूरल होता है, इसलिए इसमें एस लगा करके और ज्यादा प्लूरल बनाने का प्रयास ना करें, ठीक है। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे एरर्स, ठीक है। उम्मीद है ये सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे। कमेंट जरूर करिए, और किस टॉपिक पर इंग्लिश के आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उस पर कमेंट करिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द वीडियो ऑफ द सेम। मैं प्रयास करूँगा कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स को समाधान हो। इसके बाद संभवतः कंडीशनल सेंटेंस का 1-2 वीडियो आएंगे, देख लीजिएगा, क्योंकि हर कंपटीशन में कंडीशनल सेंटेंस पूछा जाता है। और बहुत जल्दी ही बेसिक से एग्ज़ाम सीजन ओवर हो जाए, और बहुत बेसिक से बहुत फंडामेंटल इंग्लिश से मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, एक सीक्वेंस में प्रोवाइड करूंगा। सो कीप ऑन वाचिंग। थैंक यू वेरी मच।